इस एनीमे की शुरुआत में हमें युद्ध भूमि में खड़ा लड़का दिखाया जाता है। उसका नाम टाइगर वुड वॉन है। वॉन के पास धनुष तो है, मगर वो अपने साथ एक घोड़ा और चाहता था। अपने सामने से दुश्मन को आते देख तो उसे तीर से उड़ा डालता है। उसने सोचा कि क्यों ना वो पहले वो लीडर को खत्म करे। दुश्मन सेना के पास उसका पीछा करने से ज्यादा चिंतन के कारण होंगे। जैसे वो बाहर निकलकर आता है तभी सामने से वो एरिस को आते देखता है। एलेनोरा विल्तारी तूफान और आंधी की देवी है। उसे तलवार निकालते देख वॉन अपना धनुष तैयार कर लेता है। एलेनोरा उसकी ओर घोड़े पर उड़ते हुए आती है और अपनी तलवार से उसके तीरों को काट डालती है। फिर हमें पता लगता है कि ये युद्ध ब्रून और ज्यूचट के बीच में हो रहा है, जिसके शुरू में होने से पहले ब्रून के पास इतने सैनिक थे कि उसके मन में हार की कोई शंका ही नहीं थी। वॉन भी उन्हीं सेना का हिस्सा है, जिसे बैठा देखकर लॉर्ड जियोन उसके थानेदार उसके पास आया और कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। वो जैसे ही उसका धनुष को लात मारने वाला होता है, वॉन उसे धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। उसके लिए वो धनुष जान से भी ज्यादा प्यारा है। लियोन ने कहा कि उसके बस की तलवार और भाले चलाने तो नहीं है। वो उसके साथ बैठे बुढ़े आदमी के बारे में भला बुरा बोलना लगा। तभी पास में आर्मर पहने के खड़ा आदमी उसे चुप करवा देता है। उसका नाम लॉर्ड मैशेस है। पास ही में बैठे कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्हें दुख के पास तरस आता है, क्योंकि अगर हम लोग जीते तो लॉर्ड जियोन को टैक्सेस बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। उसकी आज्ञा जो भी हो उल्लंघन करता है वो उसके खानदान को ही मिटा डालता है। ये बातें वॉर्नर नहीं सुन सकता था। उसका रिएक्शन देखकर लगता है कि वो कैपिटल के रूल्स नहीं जानता। लॉर्ड मैशेस उसे भरोसा दिलाता है कि अगर महाराज ने कुछ नहीं किया तो रेगनेंट टाइम बर्बाद न करते कोई फैसला जरूर लेगा। तभी मैशेस की नजर वॉन के मुंह की ओर गई, जिसमें लिमेलिशा ने इस वक्त अपनी तलवार डाली हुई है। उसके लोगों के जगाने की यही तरीका है। वॉन उठते टाइम पूछने लगा, पर एलेनोरा उसे जल्दी मिलना चाहती है। फिर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिससे वॉन की गायब होने की काफी चिंता हो रही है। उसने कहा कि हमारी सेना तो दुश्मन की सेना से ज्यादा मात्रा में थी, तो वो उन पर भारी कैसे पड़ गई, क्योंकि इस बार राजकुमार रेगनेस ने आर्मी को असेंबल किया था। लॉर्ड टाइगर की मदद से उसने किसी तरह 100 लोगों को जमा किया था, जिनमें से 70 को मार दिया गया और 30 घायल हो गए। शायद उसके अपने साथियों ने उन्हें भागवत कुचल डाला होगा। दुश्मन सेना की मांग है कि अगर टाइगर रेंशन को 50 दिनों में वहां नहीं पहुंचाया गया तो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसकी मांग अलास्का से 3 गुना ज्यादा लगान वसूलना है। वॉन भी इसे कम करवाने की मांग कर रहा है। एलेनोरा कहती है कि अगर 50 दिनों में उन्हें रामचंद की ओर से कोई मैसेज नहीं आया तो वो वॉन पर कब्जा कर लेंगे। इस बात को पहले ही ब्रून के साथ की गई संधि में लिखवा चुके हैं। वॉन ने कहा कि उसके मुंह में तलवार घुसाकर उसे यही फालतू बातें सुनने के लिए लाया गया था। तभी एलेनोरा कहते कि उसे वॉन से कुछ और भी पूछना है। जिसके बाद मैदान में वॉन को तीरंदाजी करते दिखाया गया। उसने पहले निशाना 5 मीटर नीचे मारा और दूसरा महल के बाहर ही कर दिया। जब वॉन अपने धनुष को खींचकर ठीक कर रहा था तभी उसकी नजर एक घुसपैठे पर गई, जिसका निशाना राजकुमारी पर है। पर एलेनोरा ने जैसे उसके हमले को पहले ही आंक लिया था, उसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए वॉन चाहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। वो अपना निशाना सीधे उस घुसपैठे के ऊपर लगाता है। आखिर बिना देखे उसका ये करिश्मा किस तरह कर दिखाया। एलेनोरा वॉन के इस वार से काफी इम्प्रेस हो गई। वो बाद में उसकी काफी तारीफ करते हुए अपना सर झुकाती है। वॉन कहता है कि एचर्ड में उसने ये प्रताप पहली बार देखा। उसके साथ पहले यहाँ काफी जुल्म हुआ है। एलेनोरा ने कहा कि वो सब उनके सजा देगी जिसने भी ये गुस्ताखी करी, पर वॉन चाहता है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। अचानक वॉन को याद आता है कि हाल ही में हुई प्रैक्टिस के बारे में उसे कुछ बताया नहीं गया है। तभी उसकी नजर बाहर प्रैक्टिस करते लोगों पर गई। असल में इस देश के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ का हर ऑफिशियल लड़ाई कम और प्यार मोहब्बत ज्यादा दिखाता है। सबको लगता है कि वॉन की स्किल को देखकर एलेनोरा को उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो सब उसे मरवा देना चाहते हैं। प्रैक्टिस के दौरान जो कुछ भी हुआ एलेनोरा का प्लान था, ताकि वो सबके सामने वॉन की स्किल्स को ला सके। अगर एलेनोरा को वॉन को रखने का कोई रीजन देना पड़े तो वो कहेगी कि वॉन काफी एंटरटेनिंग है। कल जो युद्ध हुआ तो एलेनोरा के लिए बोरिंग था। उसकी सेना जानती थी कि दुश्मन के नंबर्स उनसे 5 गुना ज्यादा है। जैसी लड़ाई शुरू हुई एलेनोरा ने जान लिए कि ब्रून की सेना का सफाया करने के लिए उसे बस 6 घंटे चाहिए, लेकिन पहले वार में ही उन्होंने कड़ा प्रहार किया। प्लान ये था कि रात के वक्त चुपके से वार किया जाए, क्योंकि उनकी एकता को तोड़ना यही एक रास्ता नजर आ रहा था। एलेनोरा कहते कि उन्होंने राजकुमार के सर भी अपने साथ ले लिया। वॉन ने तो उनका चेहरा आज तक एक ही बात देखा है। जैसे ही उसका मरने की खबर फैली सारी सेना में उथल पुथल मच गई। ब्रून की सेना को लौटते देख एलेनोरा ने पीछे वार करने का फैसला किया और इस तरह उनकी कल मुलाकात हुई। लेकिन एक बात ने एलेनोरा का दिल जीत लिया, वो ये थे कि वॉन चाहता तो भाग सकता था, पर उसने लड़ने का फैसला किया। वही कारण है कि एलेनोरा उसे पसंद करने लगी। जो पहले घोड़ा वॉन ने मार गिराया था वो लिशा का ही था। वॉन का नाम काफी अलग है और जो उसे अपने पूर्वजों से मिला है। वॉन ने कहा कि ब्रून में किसी कैदी के साथ ऐसे बिहेव बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन प्यारा तो उसे अपना देश ब्रून ही है, ना कि एलिस। अगले दिन महल में एक रूरिक नाम का गंजा आदमी वॉन को कहीं ले जा रहा होता है।
वो कहता है कि तुम बालों में ज्यादा अच्छे दिखोगे, पर उसे नहीं मालूम कि रूरिक ने अपनी जान के बदले में अपनी सबसे प्यारी चीज दांव पर लगाई थी, जो थी उसके बाल। वो तो भला हो लॉर्ड वर्मवुड का जिसने उसकी जान बख्श दी। रूरिक भी वरॉन की तीरंदाजी का फैन हो चुका है। पास ही में खड़ी दो लड़कियां ने रूरिक को इस तरह बात करते पहली बार देखा है। कुछ देर बाद उसने नहाने का फैसला किया और आगे जाकर उसकी नजर एक क्यूट ड्रैगन पर पड़ी, जो कि राजकुमारी का पेट ल्यूइन है। दरअसल वो वहाँ नहा रही थी। उसे देखते ही वॉन शर्माकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसे देखकर एलेनोरा को ऑकवर्ड महसूस नहीं हुआ। रात के वक्त जब वॉन आराम कर रहा होता है, तब रूरिक आकर बताता है कि एलएसएस से आए एक आदमी को उन्होंने पकड़ा है। एलएसएस इस वक्त वॉन के अंदर है, क्योंकि उसकी गद्दी का अगला हकदार वॉर्नी है। वो इंसान वॉन को जानता था और उसका नाम बैटेंड था, जो वॉन को देखते ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि थंडर की सेना 3000 की तादाद में एलेसिस की ओर बढ़ रही है। जिसके बाद वॉन परमिशन लेने सीधा एलेनोरा के पास पहुंच गया। वहीं थंडर अपने बेटे जियोन को एलेसिस पर हमला करने भेजने वाला है। वो जानते कि इस वक्त वॉन एक वॉर मैदान जितट की कैद में है, तो यही सही मौका है हमला करने का। थंडर ने जियोन को कोई ड्रैगन्स भी 3000 लोगों की सेना के साथ दिए। बैटन ने देखते ही पहचान लिया कि एलेनोरा तो वॉर मैडन में वायु की देवी है। वॉर मैडन खूबसूरत और जज्बात लड़कियों की ग्रुप होता है, जो किसी भी युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी होता है। वॉर ने कहा कि उसे इस वक्त एलेसिस जाना ही होगा, पर शायद वो भूल रहा है कि इस वक्त यहाँ एक कैदी है। वॉन अपने राज्य को इस तरह तबाह होता नहीं देख पाएगा। एलेनोरा जानते कि वॉन एक चाबाज तीरंदाज है, पर अकेला वो कितने ही सैनिकों को मार गिराया। अगर वो इस तरह अपने होश होकर बिना प्लान के वहाँ पहुँचेगा, तो वॉन एलेसिस को तो क्या बल्कि खुद ही रक्षा भी नहीं कर पाएगा। अगर उसे मरने की इतनी जल्दी है, तो एलेनोरा यही उसका अंतिम संस्कार कर सकती है। शायद अभी तक वॉन नहीं समझ पाया कि एलेनोरा उसे क्या चाहती थी। पिछली बार भी वॉन ने अपना पूरा लगा दिया था, मगर उसका यही फल है कि आज वो लेजमिथ की कैद में है। इस बार भी वो वही गलती दोहरा रहा है। ये सब सुनकर वॉन कुछ देर के लिए तो गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन क्या एलन उससे एलेसिस को बचाने का मौका दे रही है? वॉन उसे सामने झुकते हुए अचानक कहता है कि वो एलन से उसकी सेना चाहता है। कुछ देर की शांति के बाद एलेनोरा जोर जोर से दांत फाड़ के हंसने लगी। उसने कहा कि वो अपनी सेना देगी, लेकिन फ्री में नहीं। एलेनोरा बदले में उसे एलेसिस चाहती है। वॉन को तब तक कोई दिक्कत नहीं जब तक उसकी प्रजा सुरक्षित है। एलेनोरा सबको युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे देती है। युद्ध पर जाने से पहले लीशा एलेनोरा के फैसले को लेकर थोड़ा चिंतित है। एलन को लगता है कि उन्होंने वॉन को ठीक से पहचाना नहीं। वॉन ने जो फैसला तो नहीं लिया, तो एलन चाहती है कि वो ले। इतने में ही वॉन वहाँ आ जाता है, लेकिन उन्हें उसका हुलिया पसंद नहीं आया। लीशा को उसके बाल ठीक करते देख एलेनोरा खुद को नहीं रोक पाती। फिर वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ती है। उन्हें मालूम है कि दुश्मन की सेना उनसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। वॉन को डर है कि कहीं वो सब पहुंचने में देरी ना कर दे, इसलिए वॉन उन्हें सीक्रेट रास्ते से ले जाना चाहता है। सुबह होते ही जियोन बस पहुंचने ही वाला होता है। वो पूरे ब्रून को थंडर के कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि अब रेगनेस मारा जा चुका है और महाराज की गद्दी गैलॉन और थंडर में से किसी को एक को मिलेगी। एलिस राज्य ब्रून के सबसे काम की जगह है। यहाँ तो वो जेलॉन के पास जाएगा या फिर थंडर उसे राख कर देगा। बस जियोन ड्रैगन को सही इस्तेमाल करे कितना प्रजा को महल में छुपा रही है। जब उन्हें थंडर को आने का पता लगा था, तभी बार्टेंड को लेजमिथ भेज दिया गया था। मैसेज हमले से पहले उन लोगों को मंदिर में छुपाना चाहता था, जो पहाड़ों और जंगलों में नहीं भाग सकते। कित्ता ने मेंशन में ही रुकने का फैसला किया, क्योंकि वॉन के वेलकम के लिए किसी को तो वहाँ रुकना होगा। इसी बीच उसे याद आता है कि एक बार वॉन ने कहा था कि उसके पिता को मरने के 2 साल हो चुके हैं, जिसके बाद से सारा काम कित्ता और बैडहेड ने अपने सर पर ले लिया था। उसके बिना तो वॉन इस राज्य की सत्ता चलाने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनते वो इमोशनल हो गई थी। सबसे पहले दिखाए गए युद्ध से पहले कित्ता को वॉन की काफी फिक्र हो रही थी। वो नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी वॉन उनसे जुदा हो जाएगा। अब कित्ता बस उन्हें वापस यहाँ देखना चाहती है। जियोन अपनी सेना के साथ एलिसिस पहुँच चुका है। उसे भी इतने छोटे से इलाके को तहस नहस करने में दुख होगा, लेकिन ड्रैगन की यही एक दहाड़ से एलिसिस को राख कर डालने के लिए काफी है। फिर भी थंडर ने ड्रैगन इसलिए साथ ले जाने को कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एलिसिस से नहीं बल्कि पूरे ब्रून देश से है। मैसेज को लोगों को छुपाना का प्लान उसे पता चल चुका है। उसने हर एक मंडी को तोड़ने का फैसला कर लिया, पर पहले निशाना तो वो वॉन के महल को ही बनाने वाला है। कित्ता को कुछ टूटने की आवाज आती है। वो जब नीचे देखते तो उसकी नजर जियोन पर पड़ती है। वो एक मेड को वहाँ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। कित्ता काफी डर चुकी थी। वो चिल्लाकर कहती है कि क्या ये राज्य सिर्फ वॉन का है, इसलिए उसे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। लेकिन जियोन अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि इस बार उसका वो पैर काटेगा। जियोन जैसे योद्धा को वो अकेली नहीं संभाल सकती। जियोन हैरान है कि एक मेड को अपने मालिक से इतना लगाव कैसे हो गया। जियोन ने कहा कि अगर वो वॉन से दोबारा मिल सकी तो काफी लकी होगी, क्योंकि अब जियोन उसे अपने महल में ले जाकर उसे अपनी नौकरानी बनाने वाला है। जैसे जियोन उसकी ओर आगे बढ़ने वाला था, तभी एक तीर आकर उसकी हथेली चीर देता है। कित्ता देखती कि वॉन वापस आ चुका है। जब वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तब एलेनोरा आकर उन्हें बचा लेती है।
उसकी तलवार हवा की तेजी को कंट्रोल कर सकती है। वॉन कित्ता पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन राज्य के ध्यान रख लेने वाली जिम्मेदारी तो उसे वॉन ने ही दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर जैसे ही कोई छुपकर हमला करने वाला होता है, वॉन कुछ ही सेकंड्स में उस पर पलटवार कर उसे मार गिराता है, पर इससे उसका हाथ जख्मी हो गया और उसका धनुष भी टूट चुका है। कित्ता उसे वो धनुष देती है जिसे वॉन के पिता को उसे सौंप कर गए थे। उसका नाम ब्लैक बो है। शायद सबको यही इंतजार था कि ये मौका कब आएगा। कुछ देर बाद जब सब मिलकर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि हमारे पास 900 सैनिक युद्ध के लिए हैं और 100 बाहर पहरा दे रहे हैं, लेकिन दुश्मनों और हमले के बाद भी उनकी सेना में 2700 सैनिक हैं, जिसका सबको राशन भी अभी बराबर है। वॉन को लगता है कि दुश्मन मॉशिन प्लान की ओर बढ़ रहे होंगे, तो प्लान की शुरुआत वहीं से करनी होगी। दूसरी ओर जियोन काफी चिढ़ा हुआ है क्योंकि एलेनोरा की सेना वॉन के साथ आखिर क्यों दे रही है। वो अपने हाथ के घर को देखकर खुद से कहता है कि इसका बदला तो वो लेकर रहेगा, जिसके लिए उसने अपनी सेना को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, जिसमें पहली टुकड़ी भाला और धनुष लेकर चलेगी, दूसरी टुकड़ी के पास मजबूत कवच और तलवारें होंगी और बाकी सब जियोन के साथ उसका साथ देंगे। उसकी सेना के सबसे अनमोल रतन उनके 2 ड्रैगन थे। दूसरी तरफ कित्ता गांव की महिलाओं के साथ मिलकर वो हथियार तैयार करवा रही है। एलिसिस में हर कोई वॉन के लिए जान तक देने को तैयार रहता है। एलेनोरा ने कहा कि उसे वॉन के साथ मिलकर 600 सैनिक चाहिए, जिसमें बची बाकी सेना को लीशा लीड करेगी। लीशा कहती है कि उसे मजबूत रोप्स की जरूरत है, जिसका इंतजाम कित्ता कर देगी। वो सबके लिए चाय लेकर आती है। कित्ता के साथ वॉन को रिलेशन देखकर एलन थोड़ा जेलस महसूस करने लगी। कित्ता को भी उन दोनों को एक साथ रहना पसंद नहीं। इस वक्त एलेनोरा यही सबको बताती कि वॉन अभी भी उनके लिए कैदी ही है और शर्त के मुताबिक एलिसिस के बदले में वो उसकी मदद कर रही है, जिसे सुनकर कित्ता शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। बचे हुए घोड़ों के लिए वॉन के पास एक आइडिया है। कुछ देर में वॉन और एलन के पास बैटेंड भी आ गया। उसे देखकर पता लग जाता है कि वॉन ने हॉर्सेस को सामान उठाने के लिए अच्छी तरह यूज किया है। एलन के वादा है कि वॉन उसके साथ सुरक्षित रहेगा। युद्ध से पहले वॉन के मन में घबराहट तो थी, पर उसे यकीन भी था कि जीत उन्हीं की कदम चूमेगी। एलेनोरा अपनी तलवार निकालकर हमले का ऑर्डर देते हुए आगे बढ़ती है। वॉन अपने 3 कमान का कमाल दिखाकर ढेरों सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। बैटन भी उनका पूरा साथ दे रहा है ताकि हथियारों की कमी ना हो। तभी उनकी सेना को सामने बड़ा से टर्टल जैसा दिखने वाला लैंड ड्रैगन से खड़ा हो जाता है, जो एलेनोरा की सेना को चींटों की तरह मसलने लगा। उसे देखकर जियोन काफी खुश नजर आ रहा था। तभी उसे पता लगता है कि दुश्मनों ने दूसरी टुकड़ी पर अटैक किया है, जिसके बाद उसने अपनी फ्लाइंग यूनिट को 400 सैनिक वहाँ भेज दिए। प्लान के मुताबिक लीशा अपने सैनिकों के साथ सेना को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि एलेनोरा ड्रैगन की छुट्टी कर सके। वो सीधा उसके सामने जा खड़ी होती है। वो अपनी तलवार से एक ऐसा तूफान लाती है जिसकी विशालकाय ताकत से उसे लैंड ड्रैगन के टुकड़े कर डाले। उसके ये ले एडमोस अटैक इतना खतरनाक है कि उसने आज तक इसका इस्तेमाल इंसानों पर नहीं किया। जियोन की टुकड़ी को आते देख इलिशा ने अपनी सेना को पहाड़ की ओर तेजी से भगा लिया। प्लान ये था कि उन्हें पीछा करते वक्त रस्सियों के जाल में फंसाया जाए ताकि उन्हें घोड़ों से उतारकर आसानी से मार गिराया जाए। अब अपनी सेना को कम होते देख जियोन के पास फ्लाइंग ड्रैगन भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जियोन को डर है कि कहीं अगर एलेनोरा उनका ये रतन भी जला डाला तो सारा दोष उनके सर पर पड़ेगा। डर के मारे वो अपनी उंगलियां चबाने लगता है। तभी उसने दूसरी टुकड़ी को बुलाने का फैसला किया। उसे नहीं मालूम है कि दुश्मन सेना के 100 से भी कम सैनिक अपने साथ लगभग 1000 घोड़े लेकर आए हैं। घोड़ों का फायदा उठाकर वॉन अपनी सेना को और बड़ा दिखाना चाहता है। अब ये वो अपने अगले फेज में आ चुका है। जियोन को यकीन है कि वो हार के इतने करीब आ चुका है। वो वॉन के खिलाफ उसकी सेना को आगे बढ़ते देख वो कहता है कि वॉन ने एलेनोरा के साथ हाथ मिलाकर धोखेबाजी की है। उसकी रगों में अपने पूर्वजों का खून नहीं है। वॉन ने कहा कि प्रजा के साथ बुरा जियोन ने किया, उसकी दौलत और इज्जत उसने लूटी और खानदान की शान का दोषी वो वॉन को बता रहा है। अपनी प्रजा के साथ बुरा करने का फल वॉन उसे जरूर देगा। जियोन ने कहा कि वो उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता है, जिसे सुनते ही वॉन आगे बढ़ता है। जियोन वॉन के धनुष को मामूली कहकर उसका मजाक उड़ाता है, पर इतने में ही वॉन उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जियोन की शील्ड ने उसके और हमले को रोक लिया। वो जल्दी वॉन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही वॉन अपनी एक तीर से उससे शील्ड का उसके हाथ को चीर डालता है। जियोन को दर्द में कहराते देख जैसे ही उसकी सेना ने देखा तो वो दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। अचानक फ्लाइंग ड्रैगन तेजी के साथ जियोन को लेकर थंडर के और निकल पड़ता है। इतने डिस्टेंस के कारण एलेनोरा तो उसे रोक नहीं सकती थी। वॉन ने देखा कि उसके धनुष उसे तीर चलाने के लिए ललकार रहा है। वो जैसे ही अपना निशाना ड्रैगन की ओर लगाता है, वैसे उसके तीर आसपास में एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सीधा ड्रैगन पर जा लगते हैं, जिससे वो जियोन को लेकर धरती पर आ गिरता है। घर पर जब कित्ता सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही होती है तो वो खुश होती है। जैसे उसने वॉन का रूम खोला, वो देखती है कि एलन ने उसके मुंह में तलवार डाली हुई है। दरअसल वॉर मंदिर में इसी तरह सबको उठाया जाता है। आज एलन वापस लेजे में लौटने वाली है।
इसलिए वॉन थोड़ा उदास है। जब एलन ईशा के साथ वापस लौटने का प्लान कर रही थी तभी लीशा पूछती है कि एलन को वॉन पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि जीत उसी की होगी। एलन को वॉन पसंद आ गया है, इसका कोई और कारण नहीं है। कित्ता एक अलग आउटफिट पहनकर हुनरवार की ओर जा रही है और वॉन की गांव के लोगों से मिलने की बात सुनकर उसने अपना प्लान ही बदल दिया। हैंडियर के मन में ही बदले की ज्वाला जल रही है और वो 1 महीने के अंदर और नए ड्रैगन्स को अपनी सेना में जोड़ना चाहता है। और जहाँ तक बात एलन और उसकी सेना की, थंडर को भी एक वॉर मैदान से हाथ मिलाना होगा। इसी दौरान एलन सिलेशिया के और वहाँ के राजा विक्टर से मिलने निकल पड़ी, जो लेजेमिथ का कैपिटल है। विक्टर काफी नाराज दिख रहा है। उसने सुना है कि एलन हाल ही में ब्रून के युद्ध में शामिल हुई थी, वो भी बिना उसकी परमिशन के। एलन कहते कि उसे टाइगरवुड वॉन द्वारा हायर किया गया था, जो एलिसिस के लॉर्ड हैं। वॉन का मकसद सिर्फ अपनी प्रजा की सुरक्षा करना है। राजा को उसका ये बहाना खोखला लगा। तभी सोफिया ऑर्बिटिस भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ब्रून उन्हें कभी अपना पर्सनल मामलों में घसीटना नहीं चाहेगा। जरूर वलेरिया का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जो उसने परमिशन लेना ही ठीक नहीं समझा। सोफिया ने एलेनोरा विक्टोरिया की वकालत करके कुछ देर के लिए मामला शांत कर दिया। बाहर एक लड़की एलन की तरफ चलते हुए आती है और कहती है कि शायद एलन अभी तक वॉर मैडन की असली मतलब नहीं जान पाई है, पर लुडीमिया लॉरी उसकी पुरानी साथी है जिसका सब उसकी कम हाइट को लेकर मजाक बनाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देती है। सोफिया ने आकर उन्हें समझाया कि इस तरह का व्यवहार एक मैडन को शोभा नहीं देता। एलन सोफिया की शुक्रगुजार है कि जो उसने राजा के सामने एलन का पक्ष लिया। लॉरी को तो उस लड़के पर तरस आता है जिसका फायदा एलन ने उठाया है। ना जाने उसे हर बारी एलन से दिक्कत क्यों होती है। सोफिया ने एलन को बता दिया कि लुडीमिला ने हाल ही में थंडर से हाथ मिला लिया है। हालांकि लॉरी को भी थंडर की धोखेबाजी पसंद नहीं, लेकिन उसके पैदा होने से पहले से ही लॉरी के पेरेंट्स थंडर के खास रह चुके हैं। अब वॉन और एलन के पास थंडर के अलावा एक दुश्मन और है। वॉन को सपना आता है जिसमें छोटी गित्ता उसे उठाकर अपने साथ खेलने को ले जाती है। वहाँ उसके पिता भी थे जो वॉन के हाथों से फावड़ा चलवाते हैं। एक बच्चा होने के कारण खेतों में काम करने से वो हमेशा थक जाया करता था, लेकिन उसके पिता ने हमेशा से उसे प्रजा के लिए जान देने के लिए सिखाया है। इसी बीच उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने बगल में कित्ता को सोते हुए देखता है। जब उसने कित्ता को उठाया तो उसे खुद पर शर्म आने लगी, क्योंकि काम के वक्त सोना उसे पसंद नहीं है। वॉन को बाहर जाते देख कित्ता उसे लिपट जाती है और साथ चलने की जिद करने लगती है। मैसेज के घर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वो लौट आए हैं। मैसेज को एलन और लीशा के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो लीशा पर भड़क गया था। वॉन ने अपना अगला प्लान बताते हुए कहा वो जल्दी थंडर पर हमला करने वाला है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि वो जेनेलॉन की तरफ है। एलिसिस उसके पिता की धरोहर है जिसकी वो मरते दम तक सेवा करेगा। इसके बाद मैसेज ब्रून के कैपिटल राजा से बात करने निकल जाता है। इसी दौरान वॉन आसपास के शहरों में जाकर उससे दोस्ती करके अपने साथ जोड़ना चाहता है। वॉन ने एक राजा से बात करके अपनी बातों से उसे कन्विंस कर ही लिया। अगर थंडर और जेलियन के अलावा एक और शक्तिशाली राज्य स्थापित होता है तो हर कोई उसमें वॉन के साथ देने को तैयार है, जिसमें बाद में वो किकीमुरा की ओर निकल पड़े। एलेनोरा उन्हें देखते ही खुशी हो जाती है और एलन ने राजा से बात तो की है, लेकिन उसके लिए एलिसिस को उन्हें लेजिमेथ के अंदर शामिल करना होगा। एलन के जमीन का हिस्सा होगी। विक्टर ने साफ कहा कि किसी को भी साथ देने से पहले एलन को अपने लेजिमेथ के बारे में सोचना होगा। राजा को अपना सान इतना प्यारा है कि वो युद्ध के बीच ही थंडर से भी हाथ मिला सकता है, जहाँ उसका ज्यादा फायदा होगा, उसी राज्य की जीत होगी। राजनीति यही कहती है। एलन ने साफ बता दिया कि हर वॉर मैडन में उसके साथ नहीं होगी, लेकिन दुश्मन भी नहीं होगी। उसने कहा कि उनमें से एक तो आलू जैसी भी दिखती है। तभी लॉरी वहाँ आ जाती, लेकिन एलन ने उसे आलू कहे से कह दिया। लुडीमिला लॉरी खुद इंट्रोड्यूस करते हुए भाले की देवती बताती है। वो यहाँ बस टाइगरवुड वॉन के दर्शन करने आई है। उसने वॉन से अकेले में बात करने की बात कही, लेकिन एलन ऐसा कहाँ होने देने वाली थी। रास्ते में लॉरी बताती कि थंडर के पास ब्रून के बाहर के दोस्त भी हैं। वॉन का उसको सामने टिकना इम्पॉसिबल है। अचानक उनके सामने कुछ धारदार तार बंधे होते हैं। उनके रुकते ही एक तीर वॉन की ओर आ जाता है। वॉन एक ही बार में उनमें से एक बदमाश को तस्वीर की तरह पेड़ पर टांग देता है। अचानक एक सांप ने आकर लीशा को काट लिया। वॉन उसका जहर निकालने जैसे ही आता, ढेरों बदमाशों को आते देख लॉरी उस पर लेविसिस अटैक करती है और एक करके उन सबको खत्म कर डालती है। लॉरी वहाँ से एलन का मजाक उड़ाते हुए डॉक्टर बुलाने जाती है। वो उन्हें सीधा लॉन्डिक में मिलेगी। वो लीशा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हम लीशा को एलन के साथ नहाते हुए देखते हैं। एलन उसे बताते कि वॉन अकेले उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले आया था। उसे वॉन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उसे फिर भी एलन के भाले की मार सहनी पड़ी। आखिर वो उसके बाथरूम में तुझ घुस आया था। मार्केट के दौरान लॉसी लिजीज खाना देखकर रुक जाती है। एलन ने कहा कि एक वॉर मैडन को इस तरह रोड साइड ठेले से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कहकर वो भूख से परेशान लॉरी को और परेशान करना चाहती थी। एलन उसके सामने मनुचुरिया खरीद कर खाने लगती है
वॉन की रिक्वेस्ट का बहाना बनाकर लॉरी उसे हाथ से लेकर खाने लगी। एलन और वॉन को वहाँ लड़ते देख बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। लॉरी कहते कि वॉन काफी जेंटलमैन किस्म का इंसान है और वो वहाँ से चली जाती है। एलन को शक है कि जब वो लेजमिथ पहुँचेंगे तब लॉरी उन पर हमला कर सकती है और उसका सोचना है क्योंकि लुडीमिला लॉरी एंड अपनी सेना से उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। थेंडर और लॉरी से मिलकर ऐसा जाल बनाया जिसमें एलन की सेना की चटनी बन गई। थेंडर अपने बेटे की तरह बेवकूफ नहीं है। लिशा ने कहा कि लॉरी को उसे जीतकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, वो सिर्फ थेंडर की गुड बुक्स में अपना नाम दाखिल करना चाहता है। एलन इस फैसले को वॉन पर छोड़ती है। अगर वो चाहे तो एलिसिस की रक्षा करके वहाँ सैनिक भी भेज सकते हैं। वॉन थोड़ा सोचकर कहता है कि उन्हें विसाउट आर्गे की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, आखिर वो भी अब उसके दोस्त हैं। अब लॉरी को संदेशा भेजने के वक्त इस आ चुका है, जिस दौरान एलन की सेना आगे बढ़ रही थी। ओलम उत्सवी बैटल के लिए तैनात थी। लॉरी को एलन के आने की भनक लग जाती है। वो अपने डरे हुए साथियों से कहते कि उसकी और थेंडर की दोस्ती 80 साल पुरानी है। बर्फीली हवाओं और कड़कड़ाती ठंड के बीच पहले युद्ध शुरू होने ही जा रहा है। जैसे शुरू होते ही सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वॉन अपनी बंदों से हर एक दुश्मनों की छुट्टी करने को कहता है। पहले दिन की खत्म होने के तक हमें कोई भी विजेता नहीं मिलता। आज के मैच में लॉरी ने अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिखाकर सबको चकित कर दिया, पर कल के मुकाबले में एलन खुद उसे दो हाथ कर उसे सेना समेत कुचल डालेगी। एलन और लॉरी को बीच में जब मैचेस हुए तो वो हमेशा ड्रॉ ही हुए हैं। एलन कहती है कि लॉरी को उसकी मॉम और दादी से मिली है। एक वॉर मेडन का चुनाव ड्रैगन द्वारा किया जाता है। अगले दिन पता लगता है कि लॉरी अपनी ओलमुथ सेना को लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ रही है। जरूर ये उसकी कोई चाल है। लॉरी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। एलन की मॉम ने उसे इस जाल के बारे में बताया था, पर आज कुछ भी हो जाए वो लुडीमिला को मजा चकार कर ही रहेगी। उसके सैनिक लॉरी की सेना पर धावा बोल देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद पता लगता है कि इस युद्ध में जो ना कोई जीत रहा है और ना कोई हार रहा है, और ये बात एलन भी जानती है। एलन तो पीठ पीछे हमला करने को भी तैयार है, जिस बात के लिए लिशा ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वॉन क्योंकि उसका गुलाम है, उसके लिए एलन को हुक्म सर आंखों पर है, पर वो एलन को कुछ भी खतरनाक करने से सचेत करना चाहता है। एक जरूरी चीज उसकी जिंदगी में और है, जो है उसका राज्य एलिसिस। एलन अब एलिसिस को अपना मानने लगी है। एलन कहते हैं कि अगर तुम किसी और लड़की का नाम लेते हो तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देती। वॉन बदले में उससे एक फेवर चाहता है, जिसके बाद हम वॉन को एक बालों की ड्रेस में बर्फीले पहाड़ों पर भागते हुए देखते हैं। इस तरह घूमते हुए उसे 3 दिन हो चुके हैं। वो ड्रेस उसे लिशा ने दी है, जिससे वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। आज वॉन का खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। उसने सामने एक भेड़िए को देखकर उसे अब निशाना लगाया। वो देखते कि एक दूसरे तीर ने भी उसे भेद डाला जो लुडीमिला लॉरी का है। लॉरी समझ नहीं पाएगी उस इंसान ने निशाना किस तरह लगाया। वो वॉन को अभी तक पहचान नहीं पाई है। लॉरी को विश्वास दिलाने के लिए वॉन ने उसके सामने अपने एक नमूना पेश किया, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जब तक वॉन लॉरी के पास है, थैंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाम पूछने पर वॉन अपना नाम यूरस बताता है। लॉरी ने कहा कि क्यों ना तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। वॉन कहता है कि वो काफी दूर से चलकर यहाँ पहुँचा है, उसे अपनी सरजमी पर लौटना होगा। लॉरी के पास एक कैटली है, जिसके अंदर कुछ सामग्री होती है। उस सामग्री का इस्तेमाल से लॉरी ने चाय बनाया और बड़े प्यार से अपने नए दोस्तों को सेवन कराई। ये वो चाय है जो शरीर और आत्मा दोनों को गर्माहट पहुँचाती है। वॉन ने पहली बार लॉरी को हंसते हुए देखा। लॉरी जंगल में अकेले इसलिए घूम रही है क्योंकि वो ये वॉर मेडल्स का मजा करने का तरीका है। जब उसे एक वॉर मेडल बनाया गया था, वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि उसने उन लोगों का साथ भी काम किया जिसने लॉरी को नफरत थी, और ये सब उसने अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने रखने को कहा। अगले दिन वो कहता है कि उस नाम को वो हमेशा याद रखेगी। वो जब चाहे ऑलमिट्स भी आ सकता है। जब वॉन लॉरी को स्टेप्स को फॉलो करता है तो उसकी हिडन लोकेशन सिटिगल ढूंढ सकती है। जिसके बाद एलन और उसकी पूरी सेना वहीं बढ़ने लगी, और उन्होंने देखा तो लुडीमिला ने तो उस जगह को गेट्स को बंद करके वहाँ सिक्योरिटी बिछा दी है, और अब एलन को पार लौटने का कोई ऑप्शन नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे अपनी तलवार को एक्टिवेट करते हुए गेट तहस नहस कर डालती है, मगर वहाँ ढेरों गार्ड्स उनका पीछे से ही इंतजार में थे। वो तो सही टाइम पर वॉन ने उसे बचा लिया। अब अपना आखिरी दाव चलने वॉल एलन की स्ट्रेंथ मांगता है, जिसे वो अपनी एक तीर में लोड करके उस महल की दीवार को तबाह कर डालता है। लॉरी को उनके आने का पता लग चुका है और इस तरह पहाड़ियों का युद्ध शुरू होता है। एलन को अपने सामने देख लॉरी कहता है कि उसे इस हमले का एक एहसास पहले ही हो चुका था। एलन ने कहा कि वो यहाँ पुराना सौदा बराबर करने आई है, और वो फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती है। लॉरी ने नामजामा हमक्का करके उस पूरी जगह को बर्फीले कांटों से भर दिया, लेकिन एलन को लायामडोस उन्हें चकनाचूर करने के लिए काफी है। जब एलन ने लॉरी को भागते हुए देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी लॉरी अपना एक और वार उस पर करती है। उसके युद्ध के चलते एक सारेश नाम का एक आदमी जब बीच में घुस आता है तो वॉन उसे अपना निशाना बनाकर घायल कर देता है। इस वार से लॉरी समझ गई कि वॉन ही यूरस है, लेकिन लॉरी पूछती है कि वॉन ने उसे जान क्यों बचाई। वॉन सिराज को तब भी मार सकता था
जब वो लॉरी की जान ले लेता। वॉन ने तो उसकी दी हुई चाय की एहसान उतारा है। लॉरी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि आखिर वॉन उससे चाहता क्या है। तो वॉन ने बताया कि उसका लक्ष्य किसी को मारना नहीं है, वो तो बस अपने राज्य एलेसिस में शांति चाहता है। जिसके तुरंत बाद ही लॉरी ने घोषणा कर देती है कि अब वो थेंडर के साथ नहीं है और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने को भी तैयार है। अब एलन को थेंडर से लड़ते हुए देख चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पीछे से एक और सेना आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। थेंडर जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो पहले से तैयार था। एक सेना उसने पहले ही तैयार की हुई थी, जिसका लीडर रोनाल्ड हमें लड़ते हुए दिखाया जाता है। उसे देखकर गॉड और वॉर भी मान जाता है, जो ब्रून को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। उसकी मदद से ब्रून का दक्षिण बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित है। उसके पास थेंडर ने लेटर भेजा है जिसमें वो वॉन के विरोधियों की लड़ाई में रोनाल्ड को शामिल करना चाहता है। वॉन के पास अब एलन ने 25,000 सैनिक हैं। एल्मटूस के राजा ने जो उसे खुद दिया है, क्योंकि इस महीने में वॉन ने उनकी काफी मदद की है। एलन और वॉन सेना को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहाँ थेंडर ने अपना बेस सेट किया हुआ है। एक शाम जब सारे सैनिक डिनर कर रहे होते हैं, लिशा अपने आर्मी ऑफिशियल का नया नाम ले पाती है, जो है सिल्वर ट्रूप स्ट्रीम टॉप। ये नया नाम वॉन को दिया गया है। लिशा को ये नाम बचकाना लगा। तभी रूरिक आकर बताता है कि उनके कुछ लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका फैसला करने वॉन को खुद जाना होगा। जब वो वहाँ जाकर पूछता तो पता चलता है कि वो लोग सिर्फ बादलों की शेप के ऊपर लड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो थिसोंडर की सेंट्रल मार्केट में आते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ अंदाजा हो जाएगा कि कैपिटल में चल क्या रहा है। वॉन अपने साथियों के साथ लॉर्ड अर्गे के घर लंच भी करता है। जब वॉन एक नदी के किनारे पर आराम कर रहा था, तब अचानक से एलन का मॉन्स्टर उन पर आ गिरता है। असल में वहाँ एक और लड़की थी, ये वही सोफिया, जो सीधे वॉन के ऊपर आ गिरी। जब एलन ने उन्हें इस तरह देखा तो कुछ देर के लिए लितो कुछ नहीं कह पाई। सोफुबा ऑर्पटेस अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं 7 वॉर मेडेंस में से एक हूँ, जिसे वॉन सोफी बुला सकता है। सोफी यहाँ कुछ जरूरी बिजनेस के काम से आई है। उनकी हालत जानने के लिए महाराज ने उसे दूत बनाकर भेजा है। सोफी बताती कि ब्रून के फेस्टिवल इस बार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग गया है। उसने सुना था कि ब्रून का राजा बीमार पड़ गया था और वो उससे मिलने नहीं आ पाई थी, पर उन्होंने सोफी को एक मैसेज वॉन तक पहुंचाने को कहा है। और वॉन उनके लिए एक मुजरिम है जो अपने देश के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए जब तक वो खुद को सरेंडर नहीं कर देता, एलेसिस ब्रून के अंदर रहेगी। सोफिया को लगता है कि मैसेस वॉन को इस बारे में बेहतर सलाह दे पाएगा। सोफी मैसेस से ब्रून की राजधानी नाइस में मिली थी। उसे अपने राज्य की देखभाल करनी थी, इसलिए उसने सोफी को मैसेंजर बनाकर भेज दिया है। उस रात वॉन को खुद पर काफी शर्म आ रही होती है। सोफी ने कहा कि बाकी की मेडेंस में से एलिजाबेथ ने थेंडर और जेलेडॉन दोनों से हाथ मिला लिया है। वैलेंटियन तो बाहर रहती। सबसे आखिरी शाशा ने हमेशा की तरह बिस्तर पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब वो अनेक मुजरिम साबित हो चुका है, तो ब्रून के लोगों को रिएक्शन जानने लायक होगा। अगले दिन खबर मिलती है कि नावारे के राजकुमार रोनाल्ड उनकी ओर बढ़ रहा है। उसे ब्रून के महान फाइटर कहा जाता है। रोनाल्ड ने 13 साल की उम्र में तलवार उठा ली थी और आज तक वो हारा नहीं है। रोनाल्ड का ऑर्डर देकर राजा खुद दुरंदल की ओर चल दिया है। विस्काउंट ऑर्गे के ऑर्डर्स पर रोनाल्ड किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बाकी सबको तो लगा था कि उन्हें असली दुश्मन ड्यूक ब्रदर्स हैं, पर ये नई सेना यहाँ कैसे? उन्हें लगता है कि एलन के साथ छोड़कर ब्रून वर्शन के साथ हाथ मिलाने में ही फायदा है। तभी वॉन उठकर कहता है कि क्या तुम्हें थेंडर की क्रूरता का किस्से नहीं सुने? अब चाहे कुछ भी हो, लड़ना तो उन्हें पड़ेगा ही। डायनेंट भी वॉन की बातों से राजी है। अब वॉन की नई सेना सिल्वर मीटियोर से ऑरेंज प्लेन नजदीक पोजीशन ले ली है। उन्हें देखते ही रोनाल्ड ने हमले का ऑर्डर दे दिया। दुश्मनों को अपनी तलवार से खत्म करने उतर आता है, जिसके बाद उसका सामना हुआ एलन से। उस पर एक वार करते ही रोनाल्ड एलन की ताकत को समझ जाता है। उसने कई धुरंधरों से फाइट ली है, पर एलेनोरा विक्टोरिया में कुछ तो बात है। जब रोनाल्ड एलन को समझा रहा होता है कि महाराज के ऑर्डर्स के बिना वो किसी को ब्रून में दाखिल नहीं होने देगा, तभी एलन के सैनिक उस पर धावा बोल देते हैं। वो उन्हें अपनी तलवार से काट डाल। उसका सामना होता है एलन के साथ। एलन जब घोड़े से गिर गई तो उसने रोनाल्ड पर ड्रैगन अटैक करने का सोचा, लेकिन तभी वॉन रोनाल्ड को लटकारते हुए आगे बढ़ता है। एलन को वो अपने एक तीर से चकमा देकर एलन को अपने साथ ले जाता है। रोनाल्ड को पता भी नहीं लगा कि उसने कब रोनाल्ड के घोड़ों को जख्मी कर डाला। वॉन जब सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तो वॉन बेहोश होने लगा। सामने से दुश्मनों के आते देख सोफिया वहाँ आ गई। उसने एलन को वापस भेजकर दुश्मनों का अकेले सामना किया। उसने सेना को एक जाल मंत्र में कैद कर दिया, मगर रोनाल्ड को उससे कुछ नहीं हुआ। वो अपनी तलवार से उस कवच के टुकड़े कर देता है। जब रोनाल्ड और सोफी आपस में दो हाथ करते हैं, जब सोफी समझ जाती है कि इससे ज्यादा वो यहाँ नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। तभी ईस्ट की ओर 3000 सैनिकों के बढ़ने की खबर मिलती है, जिन्हें मसास लीड कर रहा है। रोनाल्ड ने आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया और सुबह की बात याद करने लगा, जब वो सुबह महाराज से मिलने गया था।
लेकिन उसके बेटे और मंत्री ने कहा कि महाराज की तबीयत खराब है, उन्हें शांति तभी मिलेगी जब रोनाल्ड वॉन और लेजेमिथ की सेना को हराने की खबर देगा। उन्होंने हर ओर से दुश्मनों को रोकने का वादा किया था, मगर अब रोनाल्ड उन पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे वॉन को खत्म करके जल्दी महाराज से बात करनी होगी। इस वक्त वॉन की हालत ठीक नहीं है, उसका घाव काफी ज्यादा गहरा है। मैशेस बताता है कि जब वो महल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात बोलान से हुई थी, तो उसे महल ले गया। रास्ते में उसने बताया कि महाराज इस वक्त बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हैं, शायद राजकुमार को खोने का दुख में उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। जेनेलॉन और थंडर को उसके बारे में जानते ही होंगे। एलन मैशेस से पूछते कि वो सोफी से क्यों मिला। लगता है कि अब सोफिया ने अब पूरी बात बताई नहीं है। बादोन से मिलने के बाद मैशेस को महल के बाहर घेर लिया गया था। सोफिया भी थी, उसी ने मैशेस की जान बचाई। कुछ लोगों को बार्टेंड से मिलते देख एलन उसके बारे में पूछने लगती है। उसे बताता कि ये सब वॉन से मिलने आए हैं, ये लोग विस्काउंट एरगोर की साथी हैं। शायद वॉन को रोनाल्ड पर हमले से वो काफी इम्प्रेस्ड है। एलन कित्ता को बाहर भेजकर वॉन से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। कित्ता उन्हें अकेले छोड़ना तो नहीं चाहती, पर उसे बाहर आना पड़ा। एलन वॉन का हाथ पकड़ते और कहता है कि शायद तुम मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी हार्ट रेट से तुम्हारे इशारे समझ सकती हूँ। वो उसे याद दिलाते कि तुम जिंदा हो। अब उससे वॉन की जिम्मेदारी एलन खुद लेती है। वो इसके सारे बच्चे हुए काम खुद ही पूरे करेगी। शाम को काफी तेज हवाएं चल रही होती हैं। एलन को लगता है कि जल्द बारिश गिरने वाली है। बातों ही बातों में सोफी कह देते कि उसे भी एलन और वॉन के साथ देना है। असल में वो भी वॉन को पसंद करने लग गई है, लेकिन एलन को लगता है कि वॉन सिर्फ उसी का है। रोनाल्ड अपने अगले प्लान की तैयारी में होता है और एलन भी सेना लेकर निकल चुकी होती है। वहीं वॉन को भी होश आ गया, वो अपने पास कित्ता को सोए हुए देखता है। वॉन सोच रहा है कि अब वो अपना हाथ बिना हिलाए धनुष कैसे चलाएगा। बैटन को पीछे छोड़कर वॉन और कित्ता आगे निकल गए। उसकी हालत अब भी काफी खराब है। अचानक वॉन को कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक विशाल महल आ जाता है। अब एलन और नवारे की सेना आमने सामने होती। आज रोनाल्ड के प्लान अनुसार अगर प्लान गया तो उनकी सेना अलग अलग से और हमला करेगी और एक एक कर एलन की सेना को तब तक छोटा करते चली जाएगी जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता। वॉन और कित्ता जैसे जैसे महल में आगे बढ़ते उन्हें एक मूर्ति दिखाई पड़ती है जो अंधेरे और मौत की देवी तीरनाड़ा की है। वॉन जानना चाहता था कि क्या टिमाडा ने उसे यहाँ बुलाया है। अचानक टिरनाडा कित्ता को शरीर में आकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारी ताकत की भूख तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तुम इस वक्त बेशक सुरक्षित हो, पर तुम्हें दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को मौत की खाट उतारने में लग गए हैं। तिरांडा वॉन को पावर जरूर देगी, पर पहले उसे अपनी इच्छा शक्ति को साबित करना होगा, जिसके लिए उसे अपने दोस्त कित्ता की जान लेनी होगी। ये वॉन का टेस्ट होगा कि वो सबसे प्यारा क्या है। वॉन अपनी तीर निकालकर कित्ता की ओर निशाना लगाता है। टिरनाडा उसे लगातार कहती रहती कि उसकी दोस्त कित्ता के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। वॉन तीर चलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें शूट करता हूँ, पर मेरा वादा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। परीक्षा में पास होता है और कित्ता को भी बचा लेता है। सिल्वर मीटियोर सेना ने मिट्टी की बोरियों से नदी को बहाव बदल दिया ताकि दुश्मन सेना को दलदल बनाकर उसमें फंसा सके। रोनाल्ड एलन से लड़ते वक्त समझ जाता है कि वो उसे सेना से अलग करना चाहती है, मगर उसके जाल में नहीं फंसने वाला। एलन पर जैसी अटैक होने वाला था, सोफिया ने वहाँ आकर उसे बचा लिया और रोनाल्ड पर लगातार 2 हमले किए, पर वो इतना ताकतवर है कि स्टॉर्म अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी वहाँ वॉन भी आ जाता है और रोनाल्ड अब सीधे वॉन से पूछता है क्या उसने लेजेमिथ की सेना की मदद एलिसिस को बचाने के लिए की थी। एलन कहती है कि जब हमारा थेंडर को सजा देने का काम पूरा हो गया हो, हम एलिसिस से अपनी सेना लेकर वापस लौट जाएंगे। वो रोनाल्ड को भी इस मिशन में साथ लेना चाहती है, लेकिन वो तो उन्हीं का स्पेशल नाइट है, वो सिर्फ अपने राजा के हुक्म मानता है। इस बार रोनाल्ड अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल हमले में करने वाला है, पर वॉन के घाव से फिर खून बहने लगा। उसका शरीर पसीने पसीने होने लगता है। रोनाल्ड को आते देख वॉन उस पर जैसे ही तीर चलाता है, रोनाल्ड अपनी तलवार बीच में अड़ा देता है, मगर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आती। रोनाल्ड की तलवार धरती को बीच से चीर डालती है। इस हमले ने उसकी सारी एनर्जी को खाली कर दिया और उसे पता था कि इस तरह से वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए रोनाल्ड उसी वक्त सरेंडर कर देता है। उसकी आधी से ज्यादा सेना का खात्मा हो चुका है। अब मीटियोर टीम सीधे थंडर पर अटैक करने को आगे बढ़ेगी। अगले दिन जब रोनाल्ड सबके साथ बैठा होता है तो खुद राजा से बात करने का ऑफर देता है। वॉन को डर था कि मैशेस की तरह उस पर भी जानलेवा हमला हो सकता है, मगर रोनाल्ड के पास सारी सेना के स्पेशल नाइट हैं। एलन को लेटर आया है कि जिसके लिए उसे लेजेमिथी वापस लौटना होगा, क्योंकि उसे अपने एक वॉर मेडन का एहसान उतारना है। उस वॉर मेडन का नाम साशा है, जो रेगेट्स पर राज करती है। साशा पर दूसरा वॉर मेडन ने हमला किया है, इसलिए एलन को उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। इस वक्त साशा की तबीयत बहुत खराब है। एलन जब आखिरी बार उससे मिली थी तब वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। रोनाल्ड अपनी जुबान की कीमत रखते हुए अकेले ही राजा से बात करने नाइस पहुंच जाता है। जेनेलॉन अंदर उससे कहता है कि तुम अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए तो यहाँ तुम किस मुंह से आओगे।
यहाँ तुम किस मुंह से आ गए। वो उसे सजा देने के लिए उस रूम में जहरीले बीज को छोड़ देते हैं, वो भी हजारों की तादाद में। एलन लीशा को अपने साथ लेकर निकल चुकी है। सोफिया के जाने का टाइम हो चुका है, पर लगता है कि एलन अपने एक साथी को यहीं छोड़ गई है। रूरिक को यहाँ की सर्दियाँ काफी पसंद है, क्योंकि इससे उसका दिमाग ठंडा रहता है। रूरिक के साथ एलन अपने कुछ सैनिक भी वॉन की सुरक्षा के लिए छोड़ गई है। वॉन के मैसेज रोनाल्ड की मौत की खबर दे देता है, पर लगता है कि राजकुमार जेनेलन से नाराज है। रोनाल्ड के मरने के बाद अब सेशितन और असवारे का कौन संभालेगा। पहले से साउथ की ओर से मुजिलिन सेना उनकी ओर बढ़ रही है। मोजिलिन का कानून बहुत सख्त है। वो लोग राज्य को जीतकर वहाँ के लोगों को साथ जानवरों जैसा बिहेव करके उनकी जिंदगी को नरक बना डालते हैं। उनके 20,000 सैनिक ब्रून को अपना निशाना बनाने वाले हैं। थेंडर ने अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटा है। उसके ऊपर हर टुकड़ी में 7,000 सैनिक हैं। वो दूसरी टुकड़ी से जनरल पर नजर रखने वाले हैं। वॉन परेशान है कि अब हमला किया जाए डिफेंस। रोनाल्ड जाने से पहले अपनी तलवार वॉन को दे जाता है। सुबह के टाइम कित्ता उससे मिलने आए। वो देखते कि वॉन कल रात से सोया नहीं है। वॉन कहता है कि कित्ता को बेटेंट के साथ यहीं रहना होगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो वॉन को नहीं देखेगी। वॉन रूरिक से कहता है कि इस बार हमारी जीत की कोई गारंटी नहीं है। रूरिक ने कहा कि कम से कम तुम्हें तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सेना को सिर्फ तुम ही से उम्मीदें हैं। मीटिंग के दौरान वॉन ने सबको डिफेंस करना को कहा, नहीं तो इतने सारे दुश्मनों को हमें हराना आसान हो जाएगा। अगर देखा जाए तो वो लोग गद्दी के लिए तो सभी गद्दार की तरह हैं। जिसके बाद वॉन अपनी 1700 की सेना साथ नेशनल क्राइसिस रोकने चल देता है। वॉन देखता है कि मोजिलिन की सेना ने कई लोगों को बंदी बना लिया है। वो उन पे हमला करने से पहले काफी देर तक सोचता है, पर रूरिक ने उसे टाइम पर रोक लिया। वॉन ने गिनाल्ड के बारे में पूछता है, जो विस्काउंट ऑर्गो का बेटा है। वॉन को लगता है कि उसे भी अपने साथ ले लेना बेहतर होगा। तभी वॉन को नजर एक लड़की पर जाती है, जिसका पीछा कुछ सैनिक कर रहे होते हैं। वॉन उसे बचा लेता है। उसे देखकर वो लड़की काफी खुश हो गई। गेराल्ड बता रहा होता है कि मोजिलिन की सेना ने आम लोगों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। इस पर हमला करने से पहले कई मासूम लोगों की लाश पर से होकर गुजरना होगा। लेकिन वॉन प्लान बनाकर उनकी सेना पर हमला कर देता है। मोजिलिन के सेना के तो वॉन ने खत्म कर डाला, लेकिन अगले पड़ाव के लिए उन्होंने कुछ और वेपन्स कलेक्ट कर लिए। जैसे जैसे वॉन की सेना आगे बढ़ जाती है, उनकी गिनती में भी लगातार गिरावट दिखती जाती है। वहीं अब अगली बार कासिम की सेना ही होने वाली है। उन्हें लगा था कि दुश्मन की सेना इतनी कमजोर है तो वो जरूर छुपकर वार करेगी। मोजिलिन की सेना को लग रहा था कि उन्होंने किस नमूने को अपने सेनापति बना दिया है। वॉन कहता है कि मोजिलिन के सैनिकों सुनो, अब तुम्हें कमजोरों पर अत्याचार करने का फल मिलने वाला है। दुश्मन सेना को लगा था कि वो एक बार में 2000 सैनिकों की छुट्टी कर देगा, लेकिन वॉन ने तो सीधा निशाना उसके सर पर लगाया और उसे ढेर कर डाला। वॉन अब उनमें से एक को भी नहीं छोड़ने वाला। जब उन्हें पता लगा कि मोजिलिन को सैनिक वापस भाग रहे हैं, तब वॉन ने उनका पीछा करने के लिए सेना को भेजा। फिर कुछ ब्रून के मासूम लोगों को वीडियो में जकड़े दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर तुम पहले आए होते तो हम अपने साथियों को मारते नहीं देखते। वॉन देरी के लिए उन सबसे माफी मांगता है। वहाँ खड़ी एक छोटी लड़की कहती है कि आपने मेरे पिता को जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस युद्ध में मोजिलिन ने अपने 3000 सैनिकों को खो दिया। शाम के वक्त वॉन की सेना देखती ही उन्होंने अपने 400 सैनिकों को खो दिया। लगता है आने वाले दिनों में उन्हें लगभग 40,000 की सेना का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही आम लोगों को भी ध्यान रखना होगा। अगले दिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के वाले वॉन को साथ ही कुछ और ब्रून वासियों को आजाद करवा देते हैं। जब अगली टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही थी तो वॉन का ध्यान दूसरे झंडे पर गया जो था लॉरी लुडमिला का। फिर हमें लॉरी और एलन को बीच में हो रहे फ्रेंडली मैच दिखाया जाता है। वहाँ पर तभी एक और लड़की आती है, उसका नाम साशा है, जो कहती है कि अगर तुमने मुझे एक भी खरोच मारी तो मैं तो पूरे दिन के लिए तुम्हारी गुलाम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम इसी वक्त लड़ना बंद करना होगा। वो दोनों पूरी तक्कर से वार करने के पर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए दोनों को ना चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ता है। फिर एलन और लीशा को उसी लड़की के पास आता दिखाया जाता है। साशा पर किसी ने हमला किया था, अब उसे मदद की जरूरत है। एलन के पूछने पर साशा बताती कि उसकी हालत फ्लैश प्रिंसेस एलिजाबेथा के फेमिना ने की है। जब एल्जा और साशा के साथ प्लंडरिंग पायरेट्स का सामना कर रहे थे, तब एल्जा ने साशा की सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने पायरेट से हाथ मिला लिया है, और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया था। साशा अपने 2 साथियों की बात करती है जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। एलन उसे बताते कि तुम अभी तक एक वॉर मेडन हो और तुम हमारे साथ ही है। उसका वादा है कि वो एल्जा को एलेग्निशा की खदेड़ फेंकेगी। कुछ देर बाद नाश्ता करते वक्त साशा कहती है कि उसने हाल ही में ब्रून के बारे में काफी सुना है। आखिर ये वॉन है कौन? एलन ने कहा कि उसके लिए तो वॉन उसका खास दोस्त है। साशा को भी उसे मिलकर अच्छा लगेगा। साशा कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे जल्द बुला लो। वहीं एक राजा को पता लगता है कि ब्रून के मच्छर ने एलिजाबेथ के वॉर मेडन को साथ ले
लिया है। आखिर उसमें ऐसा है ही क्या। फिर हम लॉरी को वॉन के साथ चाय पीता देखते हैं, जो आज उसी ने वॉन की सेना को सहारा बनाकर उसे दिल जीत लिया। लॉरी पूछते कि क्या तुम मेरे यहाँ आने का कारण जानते हो, क्या तुम्हें मेरे 4000 सैनिक चाहिए। जब वॉन ने हाँ कहा तो लॉरी कहती कि तुम्हें ऐसा करना एक कमजोर सेनापति दिखाता है। तभी वॉन खड़ा हो जाता है और लॉरी की मदद मांगने लगता है। लॉरी को समझ नहीं आ रहा कि क्या वॉन ईमानदार है या फिर एक बहुत बड़ा बेवकूफ। लॉरी ने उसे याद दिलाया कि जब तुमने सिटाडेल का गेट तोड़ा था और उससे एक सर्कुलर होने निकला था, तो क्या उस मजबूत गेट को वॉन ने तोड़ा था। लॉरी उससे एक ईमानदारी भरा जवाब चाहती है। उसे वॉन से कोई साफ जवाब नहीं मिला। लॉरी ने कहा तुम इस सस्ते से धनुष से बड़ी बड़ी जीत कैसे हासिल कर लेते हैं। वॉन को पसंद नहीं कि कोई उसके धनुष को मजाक बनाए। लॉरी को उम्मीद है कि फ्यूचर में उसे वॉन का एक शक्तिशाली रूप देखने को मिलेगा। जब वो बाहर आती है तो उसका सेनापति बताने लगता है एलन की मदद के बाद से आपकी मदद के लिए लड़कियों की लाइन लग चुकी है। आज एक रीन नाम से लड़की ने मिलते हुए वॉन उसके लिए डिनर लेकर जाता है। वॉन कहता है कि पहले तुम खाना खा लो फिर हम बात करते हैं, मगर रीन को उससे कुछ जरूरी बताना है। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ एलन को इंतजार कर रही थी। वो अकेली वॉर मेडन है जिसके दोनों आंखों को रंग अलग है। एलन को आने की खबर मिलते ही वो अपनी सेना बरसोलो के लेजिमेंट का सामना करने बुला लेती है। एलन एल्जा के सामना करने के लिए अकेले आगे बढ़ना चाहती है। जैसे युद्ध का आरंभ होता है एलन और एल्जा एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। लीशा और एलन ने बाकी सेना को बाहर सौंप दिया था। अब जब एल्जा ने एलन का नाम लिया तो एलन ने उस पर पहले वार कर दिया। एल्जा कहते कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। जैसे ही ड्यूक थेंडर और जेलेनन का मामला, उसने कहा कि तुम जानती है जेलेनन की सेना और 7 की मंजिल का 40,000 इस वक्त ब्रून की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एलन के लिए ब्रून जरूरी है तो वो इस वक्त इस लड़ाई को जारी रख सकती है। अगर एलन चाहे तो एल्जा पायरेट्स को आजाद कर सकती है, पर इसके साथ ही उसे शासा से माफी मांगनी होगी। इस तरह बोरोसिल का युद्ध भी खत्म होता है और एलन ने जो कहा था उसे वो कर दिखाया। अब वो जल्दी वॉन के पास पहुंचना चाहती है। लॉरी वॉन और लोरिक को नई रणनीति बनाने में मदद कर रही थी। अब वॉन के पास जितने सैनिक हैं वो सब एक लड़ाई तक के साथ दे पाएंगे। सबसे पहले तो वॉन को दुश्मन सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ना होगा। इस बार दुश्मन के कमांडर काफी शातिर हैं, तो सब सावधानी के साथ करना होगा। कोरियर्स वाला मीर मोजेनिल के राजा का भाई है। एक बार कोरियर्स ने आधी सेना और कुछ शिप से बड़ी सेना को खत्म कर दिया था। कोरियर्स के लोग बारबरोस भी कहते थे, इसलिए मोनेजिल को बारबरोस कहते हैं कि इसलिए मोनेजिल को बारबरोस कहकर भी पुकारा जाता है। लॉरी के पास एक प्लान है, पर यह एहसान वॉन को चुकाना होगा। कोरियस ने लेजिमिथ को जो दूत भेजा था वो लौट चुका है। वो दूत बताता कि लेजिमिथ तो इस बार ब्रून का ही साथ देने वाला है। वो और अगर कोरियस को कोई परेशानी है तो वो युद्ध को टॉकर अपनी सुरक्षा को रोक सकता है। उसके सेनापति ने 20,000 की सेना को अपनी ओर आते देखा। अब कोरियस के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं। उसने लुडोमिला को इंतजार है। कोरियस ने अपनी सेना को चारों ओर तैनात कर दिया और तभी बर्फबारी भी होने लगी। कोरियस के सैनिक आकर बताता है कि लॉरी की सेना ने पहाड़ पर चढ़कर उनके सैनिकों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कोरियस को देखकर लगता है कि उसके पास इससे निपटने का इलाज है। कोरियस अपनी मूंछों को ताव देते हुए वॉर मेडन्स को कब्जे में लेने की बात करता है। उसका प्लान है कि सेना को 7 टुकड़ी करके 4 को सामने तैनात कर दिया जाए, जिसके बाद बाकी के बचे सैनिक पीछे से हमला करके सरप्राइज अटैक करें। लॉरी दुश्मन को छटकारते हुए आगे बढ़ती है। उसके साथ वॉन का अटैक भी है। लॉरी को उसके फेमस आयरन क्लैड डिफेंस के लिए जाना जाता है। कोरियस को लगता है कि वो पहले से ही अंदाजा लगाकर उस हमले के लॉरी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। कोरियस की सेना ने किसी तरह पता लगा लिया कि सारे रिफ्यूजीज को पहाड़ की चोटी पर छुपाया गया है, इसलिए अब उनका अगला निशाना वहीं पर होगा। शाम होने पर उनके पास खाना तक नहीं होता, लेकिन वॉन का भरोसा है कि वो जल्दी जीतकर उन्हें आजादी दिलवा देगा। ब्रून के एक साथी ने कहा कि अब हम भी सेना के साथ मिलकर वॉन की मदद करेंगे। वो अगली बार दुश्मन की 5वीं टुकड़ी तहस नहस कर देते हैं। कोरियस ने 4थी टुकड़ी को वापस डिफेंस के लिए बुलाने को फैसला किया। वो भी देखना चाहता है कि वॉन वॉर मेडन्स की मदद से कब तक मैदान में टिके रहता है। जब ऑलमर्ट्सन और सिल्वर मीटियोर की सेना 5वीं टुकड़ी की ओर बढ़ रही होगी तो दूसरा सेना उनका पीछा करके एक घेरा बना देगी। जैसे कि मेनेजिल ने ऑलमर्ट्स की सेना को कमजोर पड़ते देखा, उन्होंने हमला करके मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। लॉरी सीधे कोरियस तक पहुंचना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी वो उसके साथ नहीं आने वाला। कोरियस ने अपने जाल कुछ इस तरह बिछाया कि वॉन चाहकर भी अपना निशाना उस पर नहीं लगा पाए। वॉन अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन लॉरी अपनी माँ और नानी का सर कभी झुकने नहीं देगी। इसी बीच वॉन को भी अपने पिता से किया गया वादा याद आ जाता है, लेकिन अचानक उन्होंने सुना कि उनकी मदद के लिए 2 सेना आगे बढ़ रही है। माशान ने अपने विश्वास सेनापति एमिलियो को भेजा है, और वो भी 1500 सैनिकों के साथ। वॉन ने देखा कि विस्काउंट ऑर्ग और सेना की और उसकी मदद आई है। कैलावोदोस की और अस्गत्स की और भी 2000 सैनिकों के साथ भेजा गया है। वो तीनों वॉन के ऑर्डर्स पर दुश्मन को धूल चटाने को तैयार हैं। अगस्त ने बताया कि रोनाल्ड ने उसे लेटर लिखकर मदद का आत्मरण दिया है। अगस्त ने वॉन की लॉर्ड
क्यूरियस की तरह महान बताया। वॉन इतना सब देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब उसका जोश काफी बड़ा हुआ है। अब दुश्मन की गिनती बढ़ते देखकर क्यूरियस थोड़ा घबराने लगा है। उसे अपनी छठी यूनिट पर पूरा भरोसा है, जिसकी कॉम्बैट स्किल बहुत कमाल की है। लेकिन जब उसने मैशेस की सेना के आने की खबर सुनी तो क्यूरियस का दिल बैठ गया। वो सोचता है कि आखिर इतने सारे लोग इस वॉन का साथ क्यों दे रहे हैं। उसने अपनी हर यूनिट को एक साथ आने का ऑर्डर दिया। आज करीब 1000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान दे दी। अगर क्यूरियस को कमबैक करना है तो उसे कोई स्ट्रॉन्ग नीति अपनानी होगी। तभी उसे पता लगता है कि ड्यूक थिएडर भी इस युद्ध में अपनी टांग अड़ाने वाला है। आखिर में क्यूरियस ने कहा कि अब हमें पीछे हटना होगा। उसका प्लान है वॉन को दुश्मनों के बारे में जानकर उसके दुश्मनों को और भड़काना। जिसने रोनाल्ड को धूल चटाई उसे हल्के में तो नहीं ले सकता। अब जब वॉन अपनी सेना के साथ प्लानिंग कर रहा था तब उसे क्यूरियस की डूट के आने की खबर मिलती है, जिसका नाम सिरवास है। और आज वॉन थकान के मारे चूर हो चुका है। वो बात करते वक्त लॉरी को ऊपर गिर जाता है। अब जब उसके सेनापति ने उसे सोते हुए देखा तो वो भी लौट गया। जैसे ही सुबह होती है एलन को आते देख लॉरी जानबूझकर वॉन से लिपट जाती है। कित्ता को काम में बिजी देखकर बैटेंड उसे एक बार वॉन से मिलने की सलाह देता है, पर कित्ता ने कहा वॉन इस वक्त मेहमानों के साथ बिजी होगा। मैस्टर उसके साथी लीशा को वॉन के प्लान के बारे में साझा करते हैं। आज वो ब्रून की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। लीशा ने पहली बार देखकर उसे हल्के में लिया था। जब वॉन लॉरी से पर्सनल बातें कर रहा होता है तब एलन से बर्दाश्त नहीं होता और उसे बाहर खींचकर ले जाने लगती है। लॉरी भी उसे ऐसे कैसे ले जाने देती। तभी लॉरी के गार्ड उसे बुलाने आ जाते हैं। वॉन लुइर की हर एक की मदद के लिए उसे शुक्रगुजार है और उस रात वॉन और एलन बाहर बैठकर डिनर करते हैं। अचानक वॉन एलन से सर से झुकाकर माफी मांगती है क्योंकि उसने इस लड़ाई में उसके कई सोल्जर्स को बलि पर चढ़ा दिया। लेकिन एलन ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम्हें अब इस पास्ट के बारे में सोचकर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करो वो आने वाले हर पल में तुम्हारा साथ दे। अगली सुबह वॉन के रूम में एक लड़की आ जाती है जो कहती कि अगर तुम्हारी नींद खुल जाती तो मुझे तुम्हारा सर कलम करना पड़ता। अब ब्रून की देखभाल एमिली के सेना काफी अच्छे से कर रही है। एलन लॉरी की मदद के लिए उसका थैंक्स कहती है, लेकिन उसका मानना है कि अब लॉरी को उल्टे पैरों लौट जाना चाहिए क्योंकि अब वो वापस आ चुकी है। लेकिन लॉरी मुस्कुराते हुए कहती कि हमारे राजा ने तुम पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुम मुझे नहीं बताओगी क्या करना है। आज मैस्टर लीसा ने वॉन को मीटिंग के लिए जल्दी उठा दिया क्योंकि जेनेलॉन के राजकुमार के गायब होने के बाद ये बोला जा रहा है कि वो वॉन की सेना पर नजर रखे हुए है। तभी कुछ जरूरी बात करने के लिए रीन अंदर आ जाती है। मैशेस ने जब उससे पहली बार देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वॉन के पूछने पर रेजिन बताती है कि मैं वही रेगनेस हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। असली राजकुमार रेगनेस चार्ल्स एक बार बचपन में भी रेजिन वॉन से मिली थी। उस वक्त वॉन ने ताजा शिकार करके उसे खाना खिलाया था और रीन उसे तब से ही पसंद करने लगी। और इस सुनते ही मैशेस तो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब वॉन चाहता है कि उसे जो बताना खुलकर बताया क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपना ही आदमी है। एलन पहले तो जानना चाहते कि उसने एक लड़का होने की एक्टिंग क्यों करी। असल में रीन अगर अपनी सच्चाई बचपन में ही बता देती तो उसे और उसकी माँ को कभी स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए उसने एक राजकुमार होने की एक्टिंग करी। एलन ने कहा कि ड्यूक परिवार राजकुमार को ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि वो एक लड़की है और हमारे पास है तो ब्रून की इमेज बर्बाद हो जाएगी। मैशिश ने बताया कि उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब वॉन ने पूछा कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया तो रेन बताती है कि एक रात मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट किया था जब मैंने उसे मौका दिया, लेकिन वॉन अपने उसूल नहीं भूला। वॉन चाहता है कि एक बार रीन को अपने खून का सबूत देना होगा। वो तभी लुटिलिया का नाम लेती है जो कई जेनेलन की टेरिटरी है। उसके पीछे एक ऐसा दरवाजा जिसका राज सिर्फ रॉयल खानदान के लोग ही जानते हैं। वॉन उत्तर कहता है कि अब हम आर्टेमिस जाएंगे। दूसरी ओर थंडर ने अपनी सेना में और मॉन्स्टर्स को ऐड किया है जिन्हें हराना और वॉर मेडन्स को भी बस की नहीं है, लेकिन कोई है जो थंडर और वॉन की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। ये वही है जिसने जेनेलॉन की दिमागी हालत का फायदा उठाया है। उसे आर्टिजियम में वॉन के बेसब्री से इंतजार रहेगा। थंडर जेनेलॉन और वॉन को खत्म करके पूरे ब्रून पर राज करना चाहता है। उन्हें रीन के बारे में पता लग चुका है क्योंकि एलन को ये युद्ध में शामिल हुए ही महीने बीत चुके हैं, इसलिए वो चाहता है कि सोफिया जल्दी उसे समझाए और वापस लेकर आए। महाराज किसी तरह उस युद्ध को रोकना चाहता है। चलते वक्त सोफिया के सामने वैलेंटाइन आ जाती है जो कि वॉर मेडन है। उसने सोफिया से कहा कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। मैशेस सबको बताता कि थंडर ने जेनेलॉन की सेना को बर्बाद कर दिया है और अब वो नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। अब वॉन अपना प्लान नहीं बदलेगा। या तो तय है कि आर्टिजियम के रास्ते में उन्हें थंडर की चार्जा सेना मिलने वाली है। युद्ध के दौरान एलन और लॉरी को काम होता है ड्रैगन्स को खत्म करने का। वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें हरा नहीं पाती। एक दूसरे की मदद करते हुए एलन इसी बीच घायल हो जाती है। वॉन रूरिक के साथ मिलकर सेना को निपटाता है और दोपहर के ब्रेक के दौरान ड्रैगन्स को हराने की रणनीति पर बात की जाती है। इस बार कुछ ऐसा है जो एलन और लॉरी के ड्रैगन आर्ट्स को कमजोर कर रहा है। उसी बीच थंडर सोच रहा था कि दुश्मन का प्लान क्या होगा। ये भी हो सकता था कि खुद को कमजोर दिखाना उनके प्लान का हिस्सा हो। एक बार फिर से दोनों सेना के बीच टकराव होता है और
ड्रैगन्स को तबाह करने की जिम्मेदारी वॉर मेडेंस की है। बैटन जितने हो सके उतने एरोज अपने साथ ले रहा है, लेकिन ड्रैगन से फाइट के दौरान उनके आसपास के सैनिकों को खत्म करने का प्लान था। वॉन के निशाने से उनके मेन सेनापति को मार डाला। इसी बीच उनकी सेना हमला करते हुए आगे बढ़ती है। एलन और लॉरी ने ड्रैगन्स की कमजोरी ढूंढकर उनमें से एक को खत्म कर डाला और दूसरे पर अटैक करने के लिए वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और तेज रफ्तार का फायदा उठाकर स्टोन ड्रैगन के छक्के छुड़ा देते हैं। फिर उन दोनों में बातें होती हैं। ये युद्ध जीतने का बराबर थी, अब बाकी का काम वॉन का है। और फिर अचानक हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़कियां फ्रेश चीजों के बारे में बात कर रही हैं। जब वो सब वापस आते तो वॉन को आराम से सोते हुए देखते हैं। उसने बिस्तर तक नहीं किया। एलन कहते कि उसने उठाने के लिए कुछ अलग तरकीब की जरूरत होती है, जैसे लीशा ने एक बार उसके मुंह में तलवार डालकर उठाया था, लेकिन कित्ता को ये आइडिया पसंद नहीं आया। एलन के पास उसे उठाने के लिए एक आइडिया है। वो उसे करीब जाती है और हमले की पोजीशन में अटैक करती है। उसे पता चलता है कि वॉन जंगल में जानवरों से खुद को बचाने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है। आज नाश्ते के लिए काफी कुछ जो उन्हें काफी गाँव के लोगों ने भी दिया है। वॉन का प्लान अभी भी नहीं बदला, वो आर्टिजियम को जाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे खुफिया रास्ता क्यों ना ढूंढना पड़े। लेकिन रीन के पिता ने उसे सबसे रास्ता बताया था, उसके बाद वो कभी रास्ते में अकेले नहीं गई। कंट्री के मालिक ने जनरल लॉन को ये रास्ता बताया था। वहीं ब्रून का जन्म स्थान भी है। होली ग्रोटो के लिए उनके पास 3 रास्ते हैं, टेम्पल के थ्रू, मदरलैंड से और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से। इस वक्त सबसे नजदीक रास्ता मोशे टेम्पल का है। रूरिक और गैरलैंड को तहकीकात के लिए भेजने के बाद बार्टेंड आकर कहता है कि अब तो आप चाहे धरती के दूसरे कोने में भी चले जाओ, तब भी मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। इसलिए वो युद्ध के हर पहलू पर वॉन के साथ निभाना चाहता है। एलन ने कहा कि अगर ये युद्ध आदमी तुम्हारे साथ आएगा तो मैं भी चलूंगी। पर लॉरी के हिसाब से एक वॉर मेडन को इस ओवर नहीं देता। वॉन ने सबको साफ बता दिया कि अगर तुम्हें खतरे का आभास हो तो रीन से पहले खुद की जान बचाना बेहतर समझना। सुबह होते हुए सब मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ मूर्ति के नीचे खुफिया रास्ता होता है। रीन ने कहा कि रास्ता ब्रून से भी पहले बनाया गया था। वहाँ मौजूद पेंटिंग्स ड्रैगन मॉन्स्टर्स को दर्शाती हैं। हर बार गॉड्स को ड्रैगन के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं होती, कई बार कॉम्प्रोमाइज भी जरूरी होता है। लेकिन असली शौक तो उन्हें तब लगता है जब थंडर की सेना उनके सामने खड़ी होती है। वो रीन को राजकुमार कहकर पुकारता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। इसी बीच उन सब में एक जंग छिड़ जाती है। सारे सैनिक एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एलन ने आगे बढ़कर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। वो सीधे थंडर की ओर कूद पड़ी। इसी बीच राजकुमार आगे बढ़कर रूरिक को मारना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे फालतू सैनिकों से लड़ने नहीं आया हूँ, उसे तो बस रीन और वॉन का सर कलम करना है। थंडर बताता है कि उसने इस गुफा के लिए लड़ने के लिए इसे चुना है कि कोई भाग बाहर न पाए। एलन का वार उस पर फीके पड़ते नजर आते हैं। तभी अचानक धरती में अलग से कंपन शुरू हो जाती है और पत्थर गिरने लगते हैं। वॉन ने रूरिक से सबको बाहर ले जाने को कहा और इसी बीच दुश्मन सेना ने उसे घायल कर डाला। जब वॉन की आंखें खुलते तो देखता है कि थंडर का बेटा तो पहले से मरा हुआ पाता है। लेकिन ये क्या, बार्टेंड की हालत भी अच्छी नहीं है। उसके शरीर पर पहले से काफी खून बह चुका था और ये घाव उसने सिर्फ वॉन को बचाने के लिए अपने ऊपर लिया था। वॉन कहता है कि तुमने मेरे साथ आपस एलिसिस लौटना होगा। मरने से पहले बार्टेंड वॉन के पिता उरुस को बधाई देता है कि उसका बेटा एक मेहनती और जिम्मेदार योद्धा बन चुका है। बचपन से ही बार्टेंड से वॉन का खास ध्यान रखा है। उरुस को बचाने के लिए तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने पूरी कोशिश करी कि वॉन के पिता होने की सारी जिम्मेदारियां निभा सके। इतना कहती बार्टेंड के प्राण निकल जाते हैं। तो एलन और रीन आर्टिजियम को और बढ़ रहे हैं। अचानक उन्होंने अपने सामने एक विस्फोट होता हुआ देखा जो वॉन ने किया था। एलन देखते कि वो बीचों बीच पड़ा हुआ है, साथ ही बार्टेंड का शरीर भी उसके साथ था। शाम के वक्त सब बार्टेंड को याद करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि वहीं वॉन के मन पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। एलन अब वॉन से साफ जानना चाहते कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। हो सकता है कि थंडर अब नेगोशिएट करने के लिए मान जाए। जो भी होगा एलन उसमें अपना पूरा जोर लगा देगी। एक वॉरियर होने के नाते उसे अपने प्राइड की चिंता है, क्योंकि उसने ऐसी कई सारी फाइट्स अपने दम पर जीती हैं और एलन को खुद पर गर्व है। उसी बीच वॉन को याद आता है कि उसे भी अपने एंसेस्टर्स की इज्जत को बचाना है। कितना नहीं चाहती थी कि वॉन थंडर के खिलाफ लड़े, इसलिए वो उसे लिपटकर रोने लगती है। पर एलिसिस लौटने के लिए उन्हें यहाँ से जीतकर लौटना होगा, जहाँ जाकर उन्हें बार्टेंड के लिए प्रेयर भी करनी है। एलन वॉन से पूछते कि क्या तुम मॉजिल के हमले के बारे में जानते हो। उसने कहा कि फाइट मेरे लिए एकमात्र रीजन नहीं है, बल्कि वो चाहते कि एलिजाबेथ और एलिसिस के बीच एक ऐसा रोड बनाया जाए जिससे दोनों राज्यों को डेवलपमेंट दोगुनी हो जाए। वॉन ने बाहर आकर देखा कि उसके बाकी साथी बाहर उसका वेट कर रहे हैं। अगली सुबह ब्रून के प्राइम मिनिस्टर बॉदकन उनके पास खुद चलकर आता है और रीन के लिए अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है। उसने बताया कि वॉन को उसके आखिरी बार अपने पिता को साथ देखा गया था। उसका कहना है कि अब महाराज ठीक महसूस कर रहे हैं। फिर वो वॉन से उसका प्लान पूछने लगा। वॉन चाहता है कि वो थंडर को सबसे पहले खत्म करे ताकि एलिसिस और लेजिमिथ जैसे राज्य सुरक्षित महसूस करें। पर एक और काम उसे करना है, जैसे एलिसिस को लेजिमिथ से जोड़ना। बाडॉन ने कहा कि रीन को सबसे पहले अपने पिता से मिलवा देना चाहिए, पर थंडर उन्हें कैपिटल जाने से रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। मैशिस रीन को फाइट के हाल बताते हुए कहता है कि ये युद्ध काम के लिए कर रहे हैं,
पहले तो उन्हें थंडर की सेना का डर था, मगर उसे लीड करने वाला तो पहले होली ग्रोटो में अपनी जान गंवा चुका है। इसी बीच थंडर खुद सेना के सामने आ खड़ा होता है। वॉन उसके सामने पहुंचता है कि थंडर ने एलएसएस पर हमला क्यों किया। थंडर ने कहा कि वो एलएसएस पर राज करते खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि लेजिमित जैसी कैपिटल पर राज कर सके, लेकिन अगर वो ऐसा खुद नहीं कर सकता तो शायद जेनेरल ने वॉन पर हमला कर दिया होता, क्योंकि सबसे बड़ा लेजिमित का दुश्मन तो वही है। लेकिन अब तो थंडर के पास अपने बेटे का बदला लेने का भी मौका है। जब वॉन के गुस्सा और पावर उसमें हावी हो रहे होते तब एलन उसके मुंह पर पंच मार देती है। वो कहते कि तुम सिर्फ एक धनुष पर निर्भर नहीं कर सकते। तभी आसमान से वॉन के बैटन की आवाज सुनाई देती है। वॉन आगे बढ़कर अपने कमान से एक तीर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही काफी है, और थंडर को आगे बढ़ते देख उसकी ओर तीर चला देता है। उसी से थंडर के सर के आर पार हो जाते, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। असल में एलन की विंड वेव्स ने उसकी मदद करी थी और इसी तरह डैटन की युद्ध का अंत हो जाता है। उसी बीच वैलेंटिना ड्यूक को जेनेलिन के सामने पहुंच जाती है, जो उसे वॉन की जीत की बधाई देती है। आखिरी पूरे शहर में फेस्टिवल का माहौल जो है। आज वॉन ने पहली बार राजकुमारों जैसे कपड़े पहने हैं और वो आज काफी हैंडसम लग रहा है। वैसे बैठना तो उसके साथ एलन और लॉरी को था, लेकिन जो भी हो वॉन को अपना साम्राज्य इज्जत के साथ मिल गया। शाम बदौनी उन्हें रीन और ड्यूक ब्रदर्स को पिता के पास ले जाता है, जहाँ सोफिया को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि एक बाप होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, मगर वॉन में वो सारी खूबियां देख पा रहा है। अब से सारी जायदाद वो रीन के नाम करता है। और इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। अगर आपको सीजन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए।